सटीक, व्यवस्थित और परीक्षा उपयोगी। शकों का इतिहास। उत्पत्ति और मूल स्रोत। शक, साका मूल रूप से मध्य एशिया के घुमंतू, अश्वारोही और युद्धक समुदाय थे। चीनी ग्रंथ टीनहाशु और होहाशु में इन्हें साई या साईवैंग कहा गया है। यही साई आगे चलकर साका यानी शक के नाम से प्रसिद्ध हुए। भारत में शकों का प्रवेश। भारत में शक कई चरणों वेव्स में प्रवेश करते हैं। पहला प्रवेश राजपूताना की पश्चिमी सीमा से। दूसरा प्रवेश राजस्थान और मध्य भारत की तरफ प्रसार। तीसरा पंजाब में सत्ता का विस्तार। चौथा उत्तर पश्चिम में यूनानियों इंडो ग्रीक्स से संघर्ष। पांचवा अफगानिस्तान, काठियावाड़ एवं सिंध क्षेत्र में बसाहट। कई छोटे छोटे शक राजवंशों क्षहरात, कार्डमक आदि का गठन। अंततः कुषाणों के साथ संपर्क और संघर्ष दोनों। भारतीय ग्रंथों में उल्लेख। रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध साहित्य में शकों का विस्तृत वर्णन। उन्हें म्लेच्छ, अनार्य, व्रात्य कहा गया। मनुस्मृति और धर्मसूत्रों में इन्हें वैदिक परंपरा से बाहर माना गया है। भारतीय ग्रंथों में इनके लिए शकांत, शकद्वीप जैसे शब्द प्रयुक्त होते हैं। विदेशी एवं अन्य स्रोत। पार्थियन साहित्य और ईरानी अभिलेखों में शकों के युद्ध एवं आंदोलनों का वर्णन मिलता है। इन स्रोतों से शकों की पश्चिम से लेकर भारत तक की यात्रा और संघर्षों की जानकारी मिलती है। राजनीतिक प्रभाव। शकों ने इंडोग्रीकों को पीछे हटाकर उत्तर पश्चिम भारत में नई राजनीतिक संरचना विकसित की। उन्होंने अनेक क्षेत्रीय राज्यों और राजवंशों की स्थापना की। प्रशासनिक व्यवस्था में क्षहरात और कार्डमक जैसी उपाधियों का प्रयोग। शकों द्वारा जारी सिक्कों ने भारतीय मुद्रा प्रणाली को उन्नत बनाया। सिक्कों पर ग्रीक प्रभावित चित्रण देखने को मिलता है। सांस्कृतिक प्रभाव। शकों के समय गंधार कला का उत्कर्ष, यूनानी प्लस भारतीय कला का मिश्रण। मूर्तिकला और शिल्पकला में हेलेनिक प्रभाव। भारतीय कला में यवन शक शैली का समावेश। धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, कई स्थानीय परंपराओं को संरक्षण दिया। आर्थिक प्रभाव। शकों के शासन में भारत का पश्चिम, विशेषकर रोम साम्राज्य से व्यापार बढ़ा। समुद्री और स्थल व्यापार मार्ग सुरक्षित हुए। काठियावाड़, उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत व्यापारिक केंद्र बने। व्यापार से प्राप्त धन ने शिल्प और नगरों के विकास को बढ़ावा दिया। भारतीय इतिहास में शकों की महत्ता। शक केवल आक्रमणकारी नहीं थे बल्कि भारतीय समाज में रच बस गए। प्रशासन, कला, अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और राजनीतिक संरचना पर स्थायी प्रभाव। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में धीरे धीरे समाहित हुए। भारत के प्राचीन इतिहास के संक्रमण काल 2 एनडी सेंचुरी बीसी 1 सेंट सेंचुरी सी के मुख्य घटक। शक, उत्पत्ति एवं प्रसार। शकों की मूल उत्पत्ति। शकों का मूल निवास स्थान सीर दरिया, जैक्सास नदी के उत्तर में रहने वाली खानाबदोश जातियों में माना गया है। चीनी ग्रंथों से स्पष्ट है कि लगभग 165 ईसा पूर्व यूएची नामक जाति ने शकों को हराकर उनके मूल स्थान से खदेड़ दिया। यूची आक्रमण और शकों का विस्थापन। यूची जाति ने शकों को हराया और वे अपने मूल क्षेत्र से बाहर निकलने को विवश हुए। एक शाखा दक्षिण की ओर गई, गंधार और काबुल, करनाब क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। दूसरी शाखा पश्चिम की ओर निकली और ईरान पहुंची। पार्थियन संघर्ष। ईरान में पहुंचकर शकों का सामना शक्तिशाली पार्थियन साम्राज्य से हुआ। शकों ने 2 पार्थियन राजाओं फ्राद द्वितीय 128 ईसा पूर्व, आर्टाबैनस 123 ईसा पूर्व
को युद्ध में परास्त कर उनके पूर्वी क्षेत्रों पर कब्जा किया। परंतु बाद में पार्थियन नरेश मिथ्रदातिस द्वितीय 123-88 ईसा पूर्व ने शकों को पुनः परास्त कर दिया। पूर्व की ओर प्रवास। पराजय के बाद शकों का एक बड़ा समूह पूर्व की ओर बढ़ा। वे हेलेमंद घाटी, दक्षिण अफगानिस्तान पहुंचे और यहीं बस गए। इस क्षेत्र को बाद में शकस्तान, सिस्तान कहा गया। यहीं से शकों ने काबुल, बोलन दर्रे और सिंधु घाटी की ओर विस्तार किया। भारत में प्रवेश। शक अंततः ईरान से निकलकर भारत की ओर आए। उन्होंने पश्चिमोत्तर भारत के विस्तृत भूभाग तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र, उज्जैनी आदि क्षेत्रों में अपने अपने राज्य स्थापित किए। भारत में शकों के प्रमुख शासकों को क्षत्रप कहा जाता था। भारत में शकों का महत्व। शकों का भारत में प्रवेश पश्चिमोत्तर आक्रमण श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा था। भारत में पहुंचकर शकों ने विभिन्न प्रांतों में अलग अलग शाखाओं और राजवंशों की स्थापना की। धीरे धीरे उन्होंने उत्तरापथ, नॉर्थ वेस्ट राउट और पश्चिम भारत के बड़े भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। भारतीय साहित्यों में इन्हीं विस्तार क्षेत्रों को बाद में शकद्वीप कहा गया। Summary. शकों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई, लेकिन यूची आक्रमण से वे विस्थापित हुए। पार्थियन संघर्ष, ईरान में पराजय और पुनः पूर्व की ओर गमन के बाद वे गंधार, काबुल, सिंधु मार्ग से भारत में पहुंचे। भारत में उन्होंने कई महत्वपूर्ण राज्यों की स्थापना की और आगे चलकर भारतीय इतिहास का एक प्रमुख भाग बन गए। तक्षशिला के शक शासक। तक्षशिला में शकों का उदय। तक्षशिला पर शक शासन का प्रारंभ माउस बटामोगा नामक शासक से माना जाता है। माउस लगभग 20 ईसा पूर्व आया और उसका साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था। उसे महाशत्रमोग भी कहा गया है। उसने उत्तर पश्चिम भारत के बड़े क्षेत्र तक्षशिला, गांधार आदि पर अधिकार कर लिया। माउस के शासन की विशेषताएं। माउस को तक्षशिला का पहला प्रमुख शक शासक माना जाता है। उसने अनेक पार्थियन और स्थानीय शक्तियों को पराजित किया। उसके सिक्कों से उसकी स्वतंत्र पहचान और प्रभाव का पता चलता है। उसके शासनकाल में तक्षशिला एक शक्तिशाली केंद्र बना। पार्थियन प्रभाव और सत्ता संघर्ष। माउस के बाद पार्थियों ने कुछ समय के लिए तक्षशिला पर अधिकार किया। पार्थियन शासक एप्टेक्स का भी संक्षिप्त उल्लेख मिलता है, लेकिन बाद में शक शक्ति ने पुनः नियंत्रण प्राप्त किया। Aziz. माउस के बाद शकों का सबसे महत्वपूर्ण शासक एजिलीस हुआ। उसने यूनानी, इंडो ग्रीक शासकों को अंतिम रूप से हराकर तक्षशिला की सत्ता अपने हाथ में ली। एजिलीस के समय 2 प्रमुख यूनानी नरेश उसके प्रतिद्वंदी थे। Apollodotus II. Hippostratus. सिक्कों के आधार पर ज्ञात होता है कि एजिलीस ने इन दोनों को पराजित किया। एजिलीस तक्षशिला में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली शक शासक था। एजिलीस द्वितीय एजिस II उत्तराधिकारी। एजिलीस के बाद उसका उत्तराधिकारी एजिलीस द्वितीय एजिस II हुआ। एजिलीस द्वितीय ने अपने शासनकाल में पूरे गंधार क्षेत्र, तक्षशिला, मुल्तान पर अधिकार बनाए रखा। इस समय तक शकों की शक्ति चरम पर थी। उसके सिक्के अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं, जो व्यापक शासन संगठन का संकेत है। पार्थियन आक्रमण और शक शक्ति का पतन। एजिलीस द्वितीय के बाद शकों की शक्ति घटने लगी। पार्थियन नरेशों ने उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश बढ़ाया। पार्थियन राज्य विस्तार के समय 2 नरेश विशेष उल्लेखनीय हैं। फ्रेट्स, जिसने तक्षशिला पर अधिकार किया। गोंडोफर्न्स, पार्थियन मूल का एक शक्तिशाली राजा, जिसने तक्षशिला और पंजाब क्षेत्र पर शासन किया।
इन पार्थियन आक्रमणों के कारण तक्षशिला में शक सत्ता कमजोर पड़ गई। माउस एजलिस वंश का अंत। लगभग 20 ईसा पूर्व से 43-44 ईस्वी तक शकों ने तक्षशिला पर शासन किया। पार्थियनों द्वारा पराजित किए जाने के बाद तक्षशिला में शकों का शासन पूरी तरह समाप्त हो गया। परंतु इस अवधि में शकों ने भारतीय प्रशासन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। प्रशासनिक महत्व। शकों ने भारतीय शासन पद्धति में नए तत्व जोड़े। सबसे महत्वपूर्ण क्षत्रप और महाक्षत्रप, सैट्रैप, महासत्रप पदों का प्रयोग और विकास। यह प्रणाली आगे चलकर पश्चिमी क्षत्रपों और कुषाणों में भी दिखाई देती है। तक्षशिला, कपिशा, अभिशार, पेशावर, कश्मीर आदि क्षेत्रों में शकों की प्रशासनिक छाप स्पष्ट मिलती है। ऐतिहासिक महत्व। तक्षशिला के शक शासकों ने इंडो-ग्रीक शासन का अंत किया। गंधार से तक्षशिला तक व्यापार और संस्कृति को स्थिरता दी। पार्थियों के आगमन तक उत्तर पश्चिम भारत में एक शक्तिशाली एवं संगठित शासन बनाए रखा। इनके सिक्कों से उस समय की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का पता चलता है। मथुरा के शक अक्षत्रप। हगण। हगण मथुरा क्षेत्र का प्रारंभिक शक क्षत्रप था। उसके सिक्के बताते हैं कि वह स्थानीय रूप से प्रभावी शासक था। मथुरा में शकों की सत्ता की नींव उसी ने डाली। हमर। हगण के बाद शासन करने वाले प्रमुख क्षत्रपों में से एक। उसके शासनकाल में मथुरा का शक प्रशासन मजबूत हुआ। उसके सिक्के व्यापक रूप से पाए जाते हैं, जो आर्थिक स्थिरता का संकेत हैं। राजुवुल। मथुरा का सबसे महत्वपूर्ण शक शासक। इसने इंडो ग्रीक राजा स्ट्रेटो द्वितीय को हराया। पूरे मथुरा ब्रिज क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित किया। इसके समय में व्यापार, धार्मिक गतिविधियां और कला का विकास तेजी से हुआ। शोडास। राजुवुल का पुत्र और उत्तराधिकारी मथुरा सिंहस्तंभ अभिलेख इसी का है। इसने धार्मिक निर्माण, मंदिर, स्तंभ और शिलालेखों को संरक्षण दिया। मथुरा कला शैली के विकास में बड़ा योगदान। मथुरा में शक प्रशासन। क्षत्रप और महाक्षत्रप पदों का प्रयोग स्थानीय शासकों को मान्यता कर संग्रह व्यवस्था, सुव्यवस्थित बौद्ध जैन संस्थाओं को दान। कला और संस्कृति पर प्रभाव। मथुरा कला शैली का तेज विकास, लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियों का व्यापक निर्माण, बुद्ध, जैन तीर्थंकर और ब्राह्मण देवताओं की उत्कृष्ट प्रतिमाएं। पतन। मथुरा में शक शासन का अंत। कुषाण शासकों, विशेषकर विम कदफिसिस और कनिष्क द्वारा कुषाण काल में मथुरा धार्मिक और कलात्मक केंद्र बन गया। ठीक है, अब मैं पश्चिमी भारत के दोनों शक वंशों, क्षहरात वंश और कार्दमक चष्टन वंश का पूरा विस्तृत यूपीएससी पीसीज नेट स्तर का कंप्लीट नोट्स दे रहा हूं, केवल हेडिंग प्लस साधारण बुलेट शैली में, बिना किसी नंबर या सिंबल के, जैसा आपने कहा है। पश्चिमी भारत के शक, क्षहरात वंश तथा कार्दमक चष्टन वंश। Complete detailed notes, simple bullet format, ***. Kshaharata dynasty. उत्पत्ति।
क्षहरात पश्चिमी भारत में उभरने वाली सबसे प्रारंभिक शक शाखा इनका केंद्र महाराष्ट्र और उत्तर पश्चिमी दक्खन क्षेत्र था। सातवाहनों के समकालीन और उनके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी। प्रमुख शासक नहपान नहापाना क्षहरातों का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक। उसके शासन का उल्लेख नासिक अभिलेखों में मिलता है। उसने पश्चिमी भारत के विस्तृत भागों पर अधिकार किया। क्षेत्रीय विस्तार नहपान ने दक्खन के उत्तरी भाग महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात और मालवा तक अपना प्रभाव बढ़ाया। प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर कड़ा नियंत्रण स्थापित किया। बारामती, जुन्नार, नासिक, दमन, उज्जैनी आदि क्षेत्र उसके अधीन रहे। सातवाहनों के साथ संघर्ष नहपान ने सातवाहन साम्राज्य के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। कालांतर में गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित किया। इस पराजय के बाद क्षहरात वंश का शक्ति पतन शुरू। आर्थिक और प्रशासनिक विशेषताएं सिक्के अत्यंत उत्तम गुणवत्ता के, चांदी के कारशापन, प्रचलित प्रशासनिक भाषा, प्राकृत व्यापार और मार्ग नियंत्रण पर विशेष ध्यान, पश्चिमी तट के बंदरगाहों और रोमन व्यापार पर नियंत्रण। महत्व क्षहरातों ने पश्चिमी भारत में शक शक्ति को स्थापित किया। उनका सिक्का मुद्रा तंत्र बाद के पश्चिमी क्षत्रपों द्वारा अपनाया गया। नहपान की हार ने सातवाहनों के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्दमक चष्टन वंश Kardamaka Chashtana dynasty, ****. उत्पत्ति कार्दमक वंश शकों की दूसरी प्रमुख शाखा सुराष्ट्र, काठियावाड़ और मालवा क्षेत्र इनका मुख्य केंद्र। क्षहरातों के बाद शक्ति शून्यता में इस वंश का उदय। प्रमुख शासक चष्टन इस वंश का संस्थापक। उसका शासन उज्जैन केंद्रित था। उसके अभिलेख और सिक्के व्यापक मिलते हैं जो उसके सुदृढ़ शासन को प्रमाणित करते हैं। विशिष्टि उज्जैन, मालवा, सौराष्ट्र पर अधिकार, व्यापार केंद्रों की सुरक्षा और प्रशासनिक स्थिरता। केंद्रीय भारत में शक शक्ति की पुनर्स्थापना। दूसरा महत्वपूर्ण शासक कार्दमकों में सबसे महान शासक उसका प्रसिद्ध जूनागढ़ शिलालेख उपलब्ध है। अभिलेख में उसकी सैन्य उपलब्धियां और प्रशासनिक नीति का विवरण। रुद्रदामन की उपलब्धियां सातवाहन नरेशों को कई बार पराजित किया। शक साम्राज्य को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित किया। सुंदर जल प्रबंधन व वर्षा जल परियोजनाएं, सुदर्शन झील की मरम्मत, संस्कृत में शिलालेख उत्कीर्ण कराने वाला पहला ज्ञात शासक। संस्कृत साहित्य के संरक्षण में बड़ी भूमिका। कार्दमक सातवाहन संबंध रुद्रदामन ने सातवाहनों से कई युद्ध लड़े। सातवाहन नरेश गुणकर्णी को पराजित किया। सामरिक कारणों से राजवंशीय संबंध, विवाह, शादी का भी उल्लेख। कुछ परंपराओं में कला संस्कृति पर प्रभाव वैदिक ब्राह्मण संस्कृति को संरक्षण। शक हिंदू कला और स्थापत्य का विकास। प्रशासन में प्राकृत और संस्कृत का प्रयोग। कठोर शासन और उच्च स्तरीय जल व्यवस्था के निर्माण। पतन कार्दमक वंश का पतन 4th सेंचुरी सी में शुरू। गुप्त और आंध्र सातवाहनों के उभार से शक्ति कम हुई। पश्चिमी भारत में शक सत्ता का समापन धीरे धीरे हो गया। संक्षिप्त सार क्षहरात वंश महाराष्ट्र केंद्रित, नहपान प्रमुख, सातवाहनों द्वारा पराजित। कार्दमक वंश सौराष्ट्र मालवा केंद्रित, चष्टन संस्थापक, रुद्रदामन महानतम। दोनों वंशों ने कुछ समय के लिए सातवाहनों से पश्चिमी भारत छीन लिया। सिक्के, प्रशासन, व्यापार और संस्कृत अभिलेखों पर शकों का स्थायी प्रभाव। महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम। परिचय कार्दमक चष्टन वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शक शासक। पश्चिमी भारत में शक साम्राज्य को सर्वोच्च शक्ति तक पहुंचाने वाला प्रमुख शासक। उज्जैन उसकी राजधानी थी। भारत के इतिहास में पहला शासक जिसने संस्कृत में शिलालेख खुदवाया। वंश और शासन क्षेत्र कार्दमक वंश का उत्तराधिकारी शासन क्षेत्र सौराष्ट्र, मालवा, उज्जैन, काठियावाड़, उत्तरी महाराष्ट्र, सिंध के कुछ भाग। पश्चिमी तट के व्यापारिक बंदरगाहों पर नियंत्रण। जूनागढ़ शिलालेख, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन प्रमुख स्रोत। गिरनार, जूनागढ़,
गुजरात में स्थित संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण दक्षिणी ब्राह्मी लिपि शक कार्दमक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख शासक की उपलब्धियों, सार्वजनिक कार्यों और युद्धों का विस्तृत वर्णन। सुदर्शन झील की मरम्मत। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील सुदर्शन लेक की पुनर्निर्माण करवाया। यह झील मूलतः चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसके गवर्नर पुष्यगुप्त ने बनवाई थी। बाद में अशोक के समय तुस्सप और तुस्सक ने मरम्मत की। रुद्रदामन ने झील की तटबंध और नहरों को बड़े पैमाने पर पुनर्निर्मित कर जल प्रबंधन को सुदृढ़ किया। सैन्य उपलब्धियां। सातवाहनों के विरुद्ध लगातार युद्ध। गौतमीपुत्र सातकर्णी की मृत्यु के बाद सातवाहनों को बार बार पराजित किया। रुद्रदामन ने सातवाहनों पर विजय पाई परंतु राजनैतिक कारणों से अंतिम प्रहार नहीं किया। उत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों को भी पराजित किया। उसने पश्चिमी भारत में शक प्रभुत्व को स्थायी रूप से स्थापित किया। राजनैतिक नीतियां। सुदृढ़ प्रशासन, व्यापार और मार्ग सुरक्षा पर विशेष ध्यान। राजनयिक विवाह संबंधों के माध्यम से शक्ति विस्तार, सीमा क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखी। अर्थव्यवस्था एवं व्यापार। पश्चिमी भारत के समुद्री व्यापार को बढ़ावा। रोमन साम्राज्य से व्यापार पुनर्जीवित। सिक्कों की गुणवत्ता उच्च और धातु शुद्धि उत्तम। रुद्रदामन के शासन में कर व्यवस्था संगठित और प्रभावी। संस्कृति और धर्म। पहला शासक जिसने संस्कृत भाषा को राजकीय अभिलेख में प्रयोग किया। संस्कृत साहित्य के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान। ब्राह्मण धर्म, वैदिक परंपराओं एवं विद्वानों को संरक्षण, कला, स्थापत्य और मूर्तिकला को प्रोत्साहन। गंधार मथुरा कला के प्रसार में अप्रत्यक्ष योगदान। प्रशासनिक विशेषताएं। महाक्षत्रप और क्षत्रप प्रणाली को मजबूत रूप से लागू किया। प्रांतों के प्रशासन हेतु क्षत्रपों की नियुक्ति। स्थानीय शासनों को सीमित स्वायत्तता। कठोर, संगठित और स्थिर शासन। महत्व। संस्कृत शिलालेख परंपरा का आरंभ करने वाला पहला शासक। पश्चिमी भारत में शक साम्राज्य को सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचाया। उसकी परियोजनाओं ने गुजरात, सौराष्ट्र के जल प्रबंधन को नया रूप दिया। भारत की प्राचीन राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में अनूठा स्थान। पतन चरण। रुद्रदामन के बाद कार्दमक शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती गई। गुप्त साम्राज्य के उभार और सातवाहनों की पुनः स्थापना के कारण शक शक्ति क्षीण। चौथी शताब्दी सी तक कार्दमक शक्ति का अंत। नीचे महाक्षत्रप रुद्रदामन के उत्तराधिकारी तथा पश्चिमी भारत में शक सत्ता के विनाश का पूरा विषय आपके निर्देशानुसार सिर्फ हेडिंग प्लस साधारण बुलेट शैली में दिया गया है। ना कोई नंबर, ना कोई सिंबल, सिर्फ साफ सुव्यवस्थित यूपीएससी पीसी स्तर की जानकारी। रुद्रदामन के उत्तराधिकारी। दामघोष, दामयती, दामेश दामन। रुद्रदामन का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी। उसके शासन की जानकारी सिक्कों और कुछ अभिलेखों से मिलती है। उसने रुद्रदामन की नीतियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उसके समय में शक शक्ति स्थिर तो रही परंतु विस्तार नहीं हुआ। Jayadaman. कार्दमक वंश का अगला प्रमुख सीमाई क्षेत्रों में विद्रोह और सातवाहनों की चुनौती का सामना किया। उसका शासन अपेक्षाकृत कमजोर माना जाता है। पश्चिमी भारत के कई क्षेत्रों पर उसका प्रभाव कम होने लगा। Rudra Simha. जयोधमन के बाद शासन उसके समय में शक कार्दमक शक्ति आंतरिक रूप से कमजोर पड़ी। स्थानीय सामंत शक्तिशाली हुए और प्रांतीय नियंत्रण ढीला पड़ा। अन्य परवर्ती शासक। कुछ अन्य कार्दमक शासक आए जिनके शासनकाल में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं दिखती। उनका प्रभुत्व केवल सौराष्ट्र और उज्जैन के छोटे हिस्सों तक सीमित रहा। गुप्त और वाकाटक शक्ति के उभार ने इन्हें और कमजोर कर दिया। पश्चिमी भारत में शक सत्ता का विनाश। सातवाहनों का पुनरुत्थान। रुद्रदामन की मृत्यु के बाद सातवाहन साम्राज्य ने पश्चिमी भारत में अपनी शक्ति पुनः स्थापित की। सातवाहन नरेशों ने गुजरात और महाराष्ट्रीय क्षेत्रों पर पुनः अधिकार पाया। इससे शक शक्ति का प्रभाव घटा। गुप्त साम्राज्य का उदय। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य,
का पश्चिमी भारत में विस्तार। गुप्त सेनाओं ने शक क्षत्रपों को निर्णायक रूप से पराजित किया। विक्रमादित्य द्वारा शक भंजक, शकों को भंजित करने वाला उपाधि का प्रयोग गुप्त विस्तार ने शक सत्ता को अंतिम झटका दिया। आंतरिक कमजोरी। रुद्रदामन के बाद उत्तराधिकार संघर्ष और कमजोर शासक प्रांतों पर नियंत्रण। कमजोर सामंत शक्तियां स्वतंत्र होने लगी। सिक्का प्रणाली में गिरावट। व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण का कम होना। रोमन व्यापार में गिरावट। समुद्री व्यापार का केंद्र बदल गया। शकों की आय और आर्थिक शक्ति घटने लगी। स्थानीय शक्तियों का उदय। अभिर, मालव, वाकाटक जैसी क्षेत्रीय शक्तियों का उभार। इन स्थानीय राज्यों ने शक क्षत्रपों की भूमि और शक्ति पर कब्जा किया। सुराष्ट्र और उज्जैन क्षेत्र भी धीरे धीरे इनके हाथों चला गया। सैन्य क्षय। रुद्रदामन के बाद किसी भी शासक के पास मजबूत सेना नहीं रही। जूनागढ़ अभिलेख। स्थान: गिरनार पर्वत के निकट जूनागढ़, गुजरात में स्थित पत्थर की बड़ी शिला पर उत्कीर्ण। उसी शिला पर अशोक और स्कंदगुप्त के अभिलेख भी मौजूद। भाषा और लिपि। संस्कृत भाषा में दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण यह भारत का पहला दीर्घ संस्कृत शिलालेख माना जाता है। जारीकर्ता: महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम कार्दमक चष्टन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। अभिलेख की ऐतिहासिक महत्ता। भारतीय इतिहास में संस्कृत को राजकीय भाषा के रूप में दर्ज करने वाला पहला अभिलेख सक्कार्दमक शासन, उनकी प्रशासनिक शैली, जल व्यवस्था और सैन्य उपलब्धियों का प्रथम हाथ प्रमाण, सार्वजनिक निर्माण कार्यों के महत्व को दर्शाने वाला सर्वोत्तम स्रोत। सुदर्शन झील का निर्माण और मरम्मत। अभिलेख का मुख्य विषय सुदर्शन झील की मरम्मत। यह झील चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसके गवर्नर पुष्यगुप्त ने बनवाई थी। अशोक के समय तुस्सप और तुस्सक ने इसकी मरम्मत कराई। रुद्रदामन ने भारी वर्षा और बाढ़ से क्षतिग्रस्त तटबंधों को पुनर्निर्मित कराया। उसने नहरों और जलाशयों को पुनः संगठित कर जल प्रबंधन को मजबूत किया। रुद्रदामन की प्रशंसा। अभिलेख में रुद्रदामन की वीरता, ज्ञान, उदारता और शासन कौशल की प्रशंसा। उसे न्यायप्रिय, विद्वान, संस्कृत प्रेमी और यशस्वी शासक बताया गया। उसकी राजनीतिक शक्ति और सैन्य निपुणता का विस्तार से वर्णन। सैन्य उपलब्धियां। सातवाहन नरेशों को अनेक बार पराजित करने का उल्लेख, परंतु उन्होंने सातवाहन वंश को राजनैतिक विवाह संबंधों के कारण पूरा नष्ट नहीं किया। उसके शासनकाल में पश्चिमी भारत में शक सत्ता सर्वोच्च स्थिति पर पहुंची। प्रशासनिक नीतियां। सुदर्शन झील और नहरों के निर्माण से कृषि क्षेत्र को बहुत लाभ। व्यापार मार्गों की सुरक्षा, स्थानीय प्रशासकों और क्षत्रपों को उत्तरदायित्व, सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य को शासन का मुख्य कार्य माना। संस्कृति और साहित्यिक महत्व। संस्कृत में शिलालेख उत्कीर्ण करने वाला पहला ज्ञात शासक। संस्कृत को राजकीय भाषा और अभिजात्य वर्ग की भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली। इस अभिलेख ने संस्कृत शिलालेख परंपरा की शुरुआत की। अभिलेख में उच्च कोटि की प्रशस्ति रचना, यूलॉजी, दिखाई देती है। अभिलेख का निष्कर्ष। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के शासन की महानता का प्रमाण। इसमें सार्वजनिक कल्याण, युद्ध, प्रशासन और संस्कृति सबका विवरण। भारत के प्राचीन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखों में एक। UPSC संस्कृत का पहला लंबा शिलालेख रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत का वर्णन। सातवाहनों पर विजय का उल्लेख। पश्चिमी भारत में शक कार्दमक शक्ति के चरम। अंतिम परिणाम। पश्चिमी भारत में शक कार्दमक शक्ति का अंत 4th सेंचुरी सी तक हो गया। उज्जैन, सौराष्ट्र और गुजरात पर गुप्त शासन स्थापित। शक सत्ता का पूर्ण विनाश, मुख्यतः गुप्त सातवाहन दबाव और आंतरिक कमजोरी के कारण। पहलवा वंश विस्तृत। परिचय। पहलब अर्थात पार्थियों की शाखा, शकों के इतिहास से अत्यंत निकटता से जुड़ी हुई। शकों और पार्थियों के शासनकाल कई बार एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में मध्य एशिया के राजनीतिक उथल-पुथल ने इन्हें भारत की ओर बढ़ने को विवश किया। उत्पत्ति और गमन।
पहलब मूलतः ईरान पार्थिया क्षेत्र से संबंधित मध्य एशिया में यू ची और शकों के टकराव के बीच पार्थियों ने भी विस्तार का प्रयास किया। स्थानीय सेल्यूसिड साम्राज्य से स्वतंत्र होकर शक्ति हासिल की पूर्व में उनके सबसे प्रभावी शासक थे मिथ्रडेट्स प्रथम। मिथ्रडेट्स प्रथम का विस्तार। मिथ्रडेट्स प्रथम 171-130 ईसा पूर्व ने पार्थियन साम्राज्य की वास्तविक नींव रखी। उसने जेदीसियन, हिरात तथा पार्थिया के पूर्वी भागों पर अधिकार बढ़ाया। उसके बाद आर्साकिड वंश के शासकों ने अपना प्रभाव और बढ़ाया। भारत की ओर विस्तार। मिथ्रडेट्स प्रथम के बाद मिथ्रडेट्स द्वितीय 123-88 ईसा पूर्व अपने समय का सबसे प्रभावी पार्थियन शासक। उसने शकों को हराया और उनके अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। सीस्तान और काबुल तक प्रभाव। भारत आगमन के कारण। शकों और यू ची के संघर्षों ने पहलबों के लिए भारत मार्ग खोल दिया। शकों पर जीत के बाद वे अफगान ईरान मार्ग से भारतीय सरहद तक आए। काली नदी और बोलन पास के क्षेत्रों में गतिविधि बढ़ी। सिंधु घाटी में व्यापार और राजनैतिक संपर्क बढ़ा। भारतीय प्रदेशों पर नियंत्रण। पहलबों ने पश्चिमोत्तर भारत के अनेक राज्यों पर प्रभुत्व स्थापित किया। तक्षशिला, गंधार, काबुल, सिंध में इनकी गतिविधियां अधिक। स्थानीय राजाओं को परास्त किया। मुल्तान, काबुल, पेशावर में पार्थियन प्रभाव। पहलब शक संघर्ष। पहलबों का सामना कई बार शकों से हुआ। कुछ क्षेत्रों पर उन्होंने शकों को हराकर अधिकार किया, कहीं पर शकों ने उन्हें पीछे धकेला। ये दोनों शक्तिपुंज सदियों तक उत्तर पश्चिम भारत में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे। प्रमुख पहलब शासक। वोनोन्स तक्षशिला क्षेत्र का शासक। उसके समय शकों की शक्ति कुछ कमजोर पड़ रही थी। वोनोनिस के अंतर्गत सीस्तान, अरखोशिया, बल्ख तथा ईरान के भागों पर नियंत्रण। भारतीय इतिहास में महत्व। पहलबों ने भारत में एक मध्यवर्ती शक्ति के रूप में भूमिका निभाई। शकों के आगे बढ़ने को कुछ समय के लिए रोका, लेकिन अंततः वे भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए। उनका प्रभाव मुख्यतः तक्षशिला और अफगान सीमा क्षेत्रों में केंद्रित रहा। सार। पहलबों का इतिहास शकों और यू ची के साथ जुड़ा रहा। मिथ्रडेट्स प्रथम और द्वितीय के समय इनका सर्वाधिक विस्तार भारत में आने के बाद तक्षशिला और पश्चिमोत्तर क्षेत्रों पर शासन, परंतु दीर्घकाल में शक और कुषाण शक्ति ने इन्हें पीछे छोड़ दिया। पहलब पार्थियन राजाओं का विस्तृत विवरण। स्पलियरिस एक महत्वपूर्ण पहलब राजा था। उसके सिक्कों के अनुसार वह महाराजातिराज की उपाधि धारण करता था। उसके सिक्कों पर यवन यानी यूनानी प्रभाव देखा जाता है। उसके समय में पहलब सत्ता ने गांधार, तक्षशिला के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। स्पलियरिस ने स्थानीय यवन शासकों को पीछे धकेला। उसके शासनकाल में पहलब शक संपर्क भी बढ़े। स्पलियरिस के बाद शासन करने वाला पहलब राजा। उसके सिक्कों पर यवन शासन की निरंतरता के संकेत मिलते हैं। उसकी प्रभुता मुख्यतः तक्षशिला और पुष्कलावती, चारसद्दा क्षेत्रों में केंद्रित। उसके प्रशासनिक नियंत्रण में कई सामरिक गढ़ थे। उसके द्वारा जारी सिक्कों में ईरानी और यवन शैली का मिश्रण स्पष्ट। स्पलियागस का शासन पहलबों के स्थिरीकरण चरण का प्रतिनिधित्व करता है। गोंडोफर्नीस पहलबों का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा। उसका शासन व्यापक रूप से मान्य। उसके तक्षशिला के अभिलेख और शिलालेख महत्वपूर्ण स्रोत। गोंडोफर्नीस का शासन लगभग 103 ईसा पूर्व माना जाता है। उसने सिंधु घाटी, काबुल, अरकोसिया तथा मलाकंद दर्रों तक प्रभुत्व स्थापित किया। भारतीय इतिहास में गोंडोफर्नीस का नाम गुडुफरना और गुंडुफरना के रूप में भी मिलता है। ईसाई परंपरा में एक जनश्रुति है कि सेंट थॉमस ईसाई प्रेरित उसके समय भारत आए थे। गोंडोफर्नीस के शासन के अंतिम वर्ष अशांत रहे और पहलब शक्ति धीरे धीरे कमजोर हुई। गोंडोफर्नीस की उपलब्धियां। तक्षशिला के मुद्राओं और अभिलेखों से उसकी प्रभावशाली सत्ता सिद्ध। उसने पहलब शक्ति को शकों और स्थानीय जनों से बचाया। व्यापार मार्गों पर मजबूत नियंत्रण। उसके शासन के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में स्थिरता। स्थानीय प्रशासन में विविधतापूर्ण व्यवस्था। गोंडोफर्नीस के उत्तराधिकारी। गोंडोफर्नीस के बाद एब्डाइसोस और पाकोरिस
नामक शासकों का उल्लेख। ये शासक दक्ष तथा कमजोर माने जाते हैं। कुषाण आक्रमणों के समय पहलब शासन क्षेत्र सिकुड़ गया। कुषाणों ने पहलबों को पंजाब गांधार से हटाकर अपना शासन स्थापित कर लिया। कुषाणों द्वारा विजय के बाद पहलब सत्ता स्थानीय रूप में सिकुड़कर समाप्त हुई। पहलब सत्ता का समापन। दूसरी शताब्दी ईस्वी तक पहलब सत्ता किसी संगठित रूप में नहीं बची। सातवाहनों, शकों तथा कुषाणों की बढ़ती शक्ति के सामने पहलब सत्ता टिक नहीं पाई। गुहिलोट कथाओं में दबे हुए पहलब राजाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण कमजोर। पश्चिमी भारत में अंतिम पहलब शाखा रुद्रदामन के समय तक गौण स्थिति में थी। धर्म और संस्कृति पर प्रभाव। पार्थियन राजाओं के सिक्कों और अभिलेखों पर धर्म की उपाधि मिलती है। इनके सिक्कों में ईरानी परंपरा के प्रतीकों के साथ भारतीय चिन्ह भी प्रयुक्त। ऐसा लगता है कि पहलब शासक भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए। कुछ पहलबों ने बौद्ध धर्म अपनाया। भारतीय शिल्पकला और स्थापत्य पर भी आंशिक प्रभाव। सार। स्पल्यरिस और स्पल्यागस पहलब साम्राज्य के स्थिरता चरण के प्रतिनिधि। गोंडोफर्नीस पहलब शक्ति का सर्वोच्च शासक। कुषाणों के उभार से पहलब शक्ति का पतन। भारतीय संस्कृति पर मध्यम लेकिन महत्वपूर्ण प्रभाव। तक्षशिला, गांधार और सिंध क्षेत्र पहलब गतिविधि का केंद्र। Please like, subscribe.